आज की इस वीडियो में हम आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय अवलेह के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम सबसे पहले अवलेह की परिभाषा को जानने की शुरुआत करेंगे। इस अध्याय की शुरुआत में ही अवलेह कल्पना की परिभाषा से संबंधित आचार्य षडांगधर के द्वारा लिखित श्लोक दिया गया है, जिसको हम इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। क्वाथादीना पुनपाकाद घनत्वम सा क्रिया सो अवलेश्च लेह सयात मात्रा फलोन्मिता। अवलेह की परिभाषा के इस श्लोक का अर्थात यानी के मीनिंग इसी के बाद वाले पैरे में दिया गया है, जिसमें लिखा है आचार्य षडांगधर मत अनुसार क्वाथ, स्वरस आदि औषध कल्पों के निर्माण उपरांत अग्नि पर पुनः पाक करते हुए गाढ़ा कर लेने को अवलेह कहते हैं। इसे ही घन, रस क्रिया एवं लेह नामों से जाना जाता है। तो इस अर्थात के अनुसार जब किसी भी प्रकार की आयुर्वेदिक औषधि जैसे कि क्वाथ, स्वरस आदि को पहले पूर्ण रूप से बना लिया जाता है, तो इसके बाद पूर्ण रूप से बने हुए औषधि कल्प जैसे स्वरस या क्वाथ को फिर से अग्नि के ऊपर पकाने के लिए रख दिया जाता है। औषधि कल्प को दूसरी बार अग्नि पर पकाने की प्रक्रिया तब तक जारी रखी जाती है जब तक यह कल्प पूर्ण रूप से गाढ़ा ना हो जाए। जब यह औषधि कल्प पूर्ण रूप से गाढ़ा हो जाता है, तब इसे अग्नि से उतार लिया जाता है। तो इस प्रकार की विधि से बनने वाली औषधि को अवलेह के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार की औषधि के अन्य नाम के अंतर्गत इसे घन, रस क्रिया एवं लेह के नामों से भी जाना जाता है। इसके बाद अगले पैरे में अवलेह औषधि की सेवनीय मात्रा के बारे में लिखा है, जिसमें सबसे पहले अवलेह की सेवनीय मात्रा आचार्य षडांगधर के अनुसार 1 पल बतलाई गई है, जिसमें 1 पल का अर्थ 48 ग्राम होता है। इसके बाद आचार्य यादव जी के अनुसार अवलेह की सेवनीय मात्रा 1 कर्श यानी कि 1 तोला अर्थात 12 ग्राम बताई गई है। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो का विषय यहीं पर समाप्त होता है। आज की इस वीडियो में हम आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय अवलेह पाक परीक्षा के बारे में जानेंगे। इस विषय को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अवलेह पाक परीक्षा विषय के अंतर्गत सबसे पहले यहाँ पर लिखा है, किसी भी अवलेह का निर्माण करते समय यह संशय बना रहता है कि वह बना है या नहीं, कहीं खराब तो नहीं हो जाएगा। आचार्य षडांगधर ने इस प्रकार परीक्षा करने का विधान बतलाया है। तो इसका अर्थ ये है कि किसी भी प्रकार के अवलेह का निर्माण करते समय हमेशा यह संशय या शंका बनी रहती है कि वह अवलेह सही प्रकार से बना है या नहीं। इसी शंका को दूर करने के लिए अवलेह की परीक्षा की जाती है। अगर इस परीक्षा में अवलेह फेल हो जाता है तो इसका अर्थ ये समझा जाता है कि अवलेह सही प्रकार से नहीं बना है और यह अवलेह जल्दी खराब हो सकता है।
तो इस अवलेय पाक परीक्षा के सबसे पहले पॉइंट में लिखा है, पाक होने पर 1.5 तार की चाशनी बनना। इसका अर्थ ये हुआ, अवलेय पूर्ण रूप से बनने के बाद 1.5 तार की चाशनी बनाता है। इसके बाद अवलेय पाक परीक्षा के दूसरे पॉइंट में लिखा है, कटोरी में जल भरकर अवलेय की बूंद डालने पर स्थिर रहना। तो इस परीक्षा के लिए एक कटोरी के अंदर जल को भर लिया जाता है। उसके बाद बने हुए अवलेय की बूंद को डाला जाता है। इसके बाद देखा जाता है कि अगर अवलेय की बूंद जल के अंदर स्थिर रहती है तो इस परीक्षा को सफल माना जाता है। अवलेय पाक परीक्षा की तीसरी विधि के अनुसार प्लेट में बूंद डालने पर नहीं फैलना। प्लेट को यदि उल्टा भी किया जाए तो भी बूंद एकदम से स्थान नहीं छोड़ती है। इसका अर्थ ये हुआ कि बने हुए अवलेय को अगर किसी प्लेट के ऊपर रखा या डाला जाता है तो वह प्लेट को किसी भी प्रकार से हिलाने के बाद अपनी जगह से नहीं हिलता और ना ही एकदम से फैलता है। इसके बाद अवलेय पाक परीक्षा की चौथी विधि के अनुसार लिखा है, अवलेय की बूंद पर अंगुली से दबाने पर चिपके नहीं और अंगुली की रेखा बन जाना। इसका अर्थ ये हुआ कि सही प्रकार से बने हुए अवलेय के ऊपर अंगुली से दबाने पर उस अवलेय के ऊपर अंगुली के निशान बन जाते हैं, मगर किसी भी प्रकार से अच्छे से बना हुआ अवलेय अंगुलियों के ऊपर नहीं चिपकता। तो इस अवलेय पाक परीक्षा के सबसे अंतिम पॉइंट के अनुसार उपयुक्त जैसे च्यवनप्राश आदि अवलेय में होना चाहिए, गंध, वर्ण एवं रस की उत्पत्ति होना। तो इस पॉइंट का ये अर्थ है कि अवलेय औषधि जिस प्रकार के घटक द्रव्यों से बनी होगी उसी प्रकार के औषधि घटक द्रव्यों की गंध, वर्ण यानी कि रंग, रस यानी कि स्वाद की उत्पत्ति उसके अंदर होनी चाहिए। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो का विषय यहीं पर समाप्त होता है। आज की इस वीडियो में हम च्यवनप्राश अवलेय निर्माण के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस विषय के अंतर्गत हम च्यवनप्राश के घटक द्रव्य, च्यवनप्राश की निर्माण विधि, इसके उपयोग और इसकी मात्रा के बारे में चर्चा करेंगे। तो इन सभी विषयों को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। च्यवनप्राश अवलेय निर्माण विषय के अंतर्गत सबसे पहले यहाँ पर आचार्य चरक के द्वारा लिखा गया श्लोक दिया गया है। इसे आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। इसी दिए गए श्लोक के अनुसार ही च्यवनप्राश निर्माण विधि की व्याख्या आगे लिखी गई है, जिसमें सबसे पहला भाग च्यवनप्राश अवलेय के घटक द्रव्यों का लिखा गया है। घटक द्रव्यों के अंतर्गत सबसे पहली सूची क्वाथ द्रव्यों की दी गई है, जिनकी कुल संख्या 36 है। तो इन क्वाथ द्रव्यों के अंतर्गत बिल्व मूल तवक, अग्निमंत मूल तवक, सोनापाठा मूल तवक, गंभारी मूल तवक, पाठल मूल तवक, बला मूल, शालपर्णी, प्रश्नपर्णी, मुदकपर्णी, माशपर्णी, पिपली बड़ी, गोखरू छोटा, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, काकड़ा श्रृंगी, भूमि आमला, मुनक्का, जीवंती, पुष्कर मूल, अगर, हरड़ बड़ी,
गिलोय, रिद्धी, जीवक, ऋष्वक, कचूर, नागरमोथा, पुनर्नवा, मेदा, बड़ी इलायची, लाल चंदन, नीलकमल, विदारी कंद, वासामूल, काकोली, काकनासा नामक द्रव्य आते हैं। तो इन क्वाथ द्रव्यों की सूची के बाद लिखा है कि बिल्व मूल से लेकर काकनासा तक के द्रव्यों को एक एक पल यानी 4 तोला अथवा 50 ग्राम की मात्रा में लेना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि बिल्व मूल से काकनासा तक के लिखे गए प्रत्येक द्रव्य को 50-50 ग्राम की मात्रा में लेना चाहिए। इसके बाद कुछ और द्रव्यों की सूची मात्रा सहित दी गई है। तो इसमें सबसे पहले क्वाथ निर्माणार्थ जल 1 द्रोण या 13 लीटर लेने को लिखा गया है। देसी आंवला जिसकी मात्रा 500 नग या लगभग 6 किलोग्राम बताई गई है। इसके बाद गोघृत की मात्रा 6 पल या लगभग 300 ग्राम है। तिल तेल की मात्रा 6 पल या लगभग 300 ग्राम है। चीनी की मात्रा आधा तुला या 2.5 किलोग्राम है। इसके बाद अंत में शहद की मात्रा 6 पल या लगभग 300 ग्राम है। इसके बाद अगला हेडिंग च्यवनप्राश के प्रक्षेप द्रव्यों का लिखा है। इन प्रक्षेप द्रव्यों की सूची में वंशलोचन, पिपली, दालचीनी, छोटी इलायची, तेजपत्तर, नागकेसर निश्चित मात्रा के अनुसार लिखे गए हैं। इन प्रक्षेप द्रव्यों में वंशलोचन की मात्रा 4 पल या 200 ग्राम है। पिपली की मात्रा 2 पल या 100 ग्राम है। दालचीनी, छोटी इलायची, तेजपत्तर, नागकेसर इन सभी द्रव्यों की मात्रा 1-1 पल अर्थात 50-50 ग्राम बताई गई है। इसके बाद अगला हेडिंग अष्टवर्ग के प्रतिनिधि द्रव्यों का दिया गया है, जिसमें सबसे पहले अष्टवर्गों का नाम लिखा है, जिसमें मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर काकोली, रिद्धी, वृद्धि, जीवक, ऋष्वक अष्टवर्ग के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अष्टवर्ग के प्रतिनिधि द्रव्यों से संबंधित श्लोक लिखा गया है। इसी श्लोक के बाद अष्टवर्ग के प्रतिनिधि द्रव्यों की सूची दी गई है। यहाँ पर प्रतिनिधि का अर्थ इंग्लिश भाषा के शब्द सब्स्टिट्यूट से आप समझ सकते हैं, जिसका अर्थ यहाँ पर ये है कि अष्टवर्ग के किसी द्रव्य के ना मिलने पर उसके प्रतिनिधि द्रव्य का प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार मेधा का प्रतिनिधि द्रव्य अश्वगंधा है, महामेधा का सारिवा, जीवक का गिलोय, ऋष्वक का वंशलोचन, रिद्धी का बला, वृद्धि का महाबला, काकोली और क्षीर काकोली का शतावरी लिखा गया है। च्यवनप्राश अवलेय के घटक द्रव्यों को जानने के बाद अब हम च्यवनप्राश अवलेय की निर्माण विधि के बारे में जानेंगे, जिसके अनुसार यहाँ पर लिखा है कि सबसे पहले बिल्व मूल से काकनासा तक के द्रव्यों को इमाम दस्ते में कूटकर यवकूट चूर्ण करके रख लेते हैं। तत्पश्चात प्रक्षेप के द्रव्यों का भी वस्त्रपूत चूर्ण कर लेते हैं। इस पहले पैरे का अर्थ ये है कि सबसे पहले घटक द्रव्यों में मौजूद क्वाथ द्रव्यों को इमाम दस्ते में कूटकर यवकूट अर्थात मोटा चूर्ण कर लिया जाता है। इसके बाद में च्यवनप्राश के निर्माण में प्रयोग होने वाले प्रक्षेप द्रव्यों का वस्त्रपूत चूर्ण अर्थात सुपरफाइन पाउडर
बना लिया जाता है। इसके बाद इसके अगले पैरे में लिखा है कि समस्त तैयारी के बाद औषधियों के यवकुटित चूर्ण को एक बड़े भगोने में 13 लीटर शुद्ध मीठा जल डालकर रात्रि पर्यंत कपड़े से ढककर रख देते हैं। प्रातःकाल भगोने से ढका कपड़ा हटाकर चूल्हे पर रखकर क्वाथ तैयार करते हैं। आंवलों की पोटली बनाकर भगोने में लटकाकर स्विन्न कर लेते हैं। चतुर अंश या अष्टम अंश क्वाथ शेष रहने पर क्वाथ को छानकर रख ले। स्विन्न आंवलों को एक प्रांत में रखकर किसी बाल्टी या स्टेनलेस स्टील के एक छोटे ड्रम पर टाट अथवा जाली बांधकर हथेली से रगड़ते हुए पिष्टी निकाल लेते हैं। तो इस पैरे के अनुसार सभी क्वाथ द्रव्यों के मोटे चूर्ण को एक बड़े बर्तन में 13 लीटर शुद्ध जल के साथ मिलाकर क्वाथ बनाने से एक दिन पहले भिगोकर पूरी रात्रि के लिए कपड़े से ढककर रख दिया जाता है। इसके बाद अगले दिन सुबह बर्तन से कपड़ा हटा लिया जाता है। फिर इस बर्तन को औषधि द्रव्य और जल के साथ ही अग्नि पर चढ़ाकर क्वाथ यानी कि काढ़ा तैयार किया जाता है। इस क्वाथ को तैयार करते समय इसी बर्तन के अंदर निश्चित मात्रा में आंवलों को साफ रंग वाले कपड़े की पोटली में बांधकर जल के अंदर उबालने के लिए लटका दिया जाता है। जल की मात्रा निश्चित क्वाथ विधि के अनुसार रह जाने के उपरांत इस बर्तन को अग्नि से नीचे उतार लिया जाता है। इस प्रकार अग्नि से उतारकर क्वाथ को छानकर अलग रख लिया जाता है और इसी क्वाथ में उबले हुए आंवलों को अलग करके जाली के ऊपर रगड़कर इन्हीं आंवलों का पेस्ट बना लिया जाता है, जिसे यहाँ पर पिष्टी के नाम से लिखा गया है। इसके बाद यहाँ पर अगला हेडिंग पिष्टी भर्जन का लिखा हुआ है। पिष्टी भर्जन शब्द के अनुसार पिष्टी का अर्थ पेस्ट होता है और भर्जन का अर्थ भूनना होता है। इस प्रकार पिष्टी भर्जन का अर्थ आंवलों के बने हुए पेस्ट को घी और तेल की मदद से भूनने की प्रक्रिया है। इस पिष्टी भर्जन हेडिंग के अंदर लिखा है कि कलईदार ताम्रपत्र भिगोना या कड़ाही पिष्टी भूनने के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। यथोक्त मात्रा अनुसार गोघृत एवं तिल तेल डालकर गरम करते हैं। फिर आंवला पिष्टी को डालकर मंद अग्नि पर भूनते हैं। जब पिष्टी बादामी रंग की हो जाए, स्नेह तेल घृत को छोड़ने लगे, तब निर्मित गरम क्वाथ एवं चीनी डालकर अवलेह परीक्षा करते हुए पाक कर लेते हैं। तो इस पिष्टी भर्जन की व्याख्या का अर्थ ये हुआ कि सबसे पहले कलईदार तांबे के बर्तन को इस आंवले के पेस्ट को भूनने के लिए लिया जाता है। पिष्टी भर्जन के लिए तांबे के बर्तन को सबसे अच्छा माना जाता है। इसी बर्तन के अंदर निश्चित मात्रा के अनुसार गाय के घी और तिल तेल को डालकर गरम करने के लिए अग्नि पर चढ़ा देते हैं। इसके बाद आंवले की पिष्टी यानी कि आंवले के पेस्ट को इसी गायघृत और तिल तेल के मिश्रण के अंदर डालकर धीमी आंच पर भून लिया जाता है। इस पेस्ट को भूनते समय जब इसका रंग बादामी हो जाए और साथ में
स्नेह द्रव्य यानी कि तिल तेल और गाय के घृत को छोड़ने लगे, तब इस मिश्रण के अंदर इससे पहले बनाए हुए गरम क्वाथ और चीनी को डाल दिया जाता है। इसके बाद इस मिश्रण को अवलेह परीक्षा के लक्षण संपूर्ण होने तक अग्नि पर पकाया जाता है। पिष्टि भर्जन की प्रक्रिया में एक सावधानी ये रखनी बहुत ज़रूरी होती है कि आंवले के बनाए हुए पेस्ट में जल का अंश बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण से आरंभ में यह पेस्ट भूनते समय बर्तन के तल में चिपकना शुरू हो जाता है, जिससे इस पेस्ट के जलने का डर रहता है। तो इस पेस्ट को जलने से बचाने के लिए इसे कड़छी से हिलाते रहना ज़रूरी होता है। इसी के साथ पिष्टि भर्जन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। इसके बाद अगला हेडिंग प्रक्षेप डालने का समय लिखकर बनाया हुआ है, जिसके अंतर्गत लिखा है कि पाक होने के बाद पात्र को चूल्हे से नीचे उतार ले, पलटा चलाते हुए ठंडा कर ले। जब अवलेह थोड़ा सा गर्म रहे तब प्रक्षेप द्रव्यों का बारीक चूर्ण डालकर अच्छी तरह मिला देना चाहिए। एकदम ठंडे अवलेह में प्रक्षेप डालने पर चूर्ण अच्छी तरह मिश्रित नहीं हो पाता और स्वाद में भी अंतर आता है। कुछ गर्म रहते प्रक्षेप मिलाने पर द्रव्यों के रस, गुण, वीर्य आदि अवलेह में सम्यक रूप से आ जाते हैं, अर्थात एक रस हो जाते हैं। जब अवलेह ठंडा हो जाए तब शहद मिलाकर डिब्बों में सील बंद कर रख देते हैं। तो इस प्रक्षेप विधि के अनुसार सबसे पहले पूर्ण रूप से पाक हुए आंवले के पेस्ट को अग्नि से उतार कर पलता या कड़छी चलाते हुए हल्का सा ठंडा कर लेते हैं। जब यह मिश्रण थोड़ा कम गर्म रह जाए तो निर्माण विधि में बनाए हुए प्रक्षेप द्रव्यों का चूर्ण इस मिश्रण के अंदर डालकर अच्छे से मिलाकर मिक्स कर दिया जाता है। इसमें एक बात का ध्यान रखा जाता है कि बिल्कुल ठंडे मिश्रण के अंदर प्रक्षेप द्रव्यों को नहीं मिलाया जाता। अगर पूर्ण रूप से ठंडे मिश्रण के अंदर प्रक्षेप द्रव्यों को मिला दिया जाता है तो यह अच्छे से मिक्स नहीं हो पाते और साथ में इस औषधि के स्वाद में भी अंतर आ जाता है। अगर इस मिश्रण को प्रक्षेप द्रव्यों के साथ कुछ गर्म रहते हुए मिक्स किया जाता है तो इन सभी द्रव्यों के रस, गुण, वीर्य आदि अवलेह में सही प्रकार से सही मात्रा में आ जाते हैं, अर्थात यह औषधि सही रूप में बन जाती है। इसके बाद जब पिष्टि भर्जन और प्रक्षेप द्रव्यों का यह मिश्रण पूर्ण रूप से ठंडा हो जाए तब निश्चित मात्रा के अनुसार शहद को इसमें मिला दिया जाता है। फिर अंत में डिब्बों के अंदर इस औषधि को भरकर सील बंद करके रख दिया जाता है। यहाँ पर सेवनीय मात्रा अर्थात डोज का हेडिंग प्रक्षेप विधि के बाद में दिया गया है। च्यवनप्राश अवलेह की यह मात्रा आचार्य चरक के द्वारा लिखे गए श्लोक के अनुसार बताई गई है। इस श्लोक की व्याख्या में यहाँ पर लिखा है कि आचार्य चरक अनुसार आहार मात्रा कम ना हो उतनी मात्रा में सेवन करना चाहिए, फिर भी 1 से 2 तोला मात्रा में सेवन करें। तो इसका अर्थ ये हुआ कि च्यवनप्राश की मात्रा 1 से 2 तोला यानी कि 10 ग्राम से लेकर 20 ग्राम तक हो सकती है। सेवनीय मात्रा के बाद
अगला हेडिंग अनुपान का है। अगर किसी औषधि का सेवन जल, दूध या अन्य किसी द्रव्य के साथ किया जाता है तो इस प्रकार जल, दूध या अन्य द्रव्य को अनुपान के नाम से जाना जाता है। तो च्यवनप्राश अवलेह के सेवन के समय गाय के दूध, बकरी के दूध या मूंग दाल के पानी का प्रयोग अनुपान के रूप में किया जाता है। अनुपान के बाद अगला हेडिंग च्यवनप्राश के उपयोग का यहाँ पर लिखा गया है। च्यवनप्राश अवलेह का उपयोग श्वास, कास रोगों में विशेष लाभकारी है। यहाँ पर श्वास रोग का अर्थ अस्थमा है और कास का अर्थ खांसी है। च्यवनप्राश के उपयोग में आगे लिखा है, इसके अतिरिक्त हृदय रोग, वात रक्त, फुफ्फुस विकृति एवं समृद्धि ह्रास में प्रभावकारी है। यहाँ पर हृदय रोग का अर्थ हमारे दिल से संबंधित सभी प्रकार के रोग हैं। वात रक्त रोग का संबंध हमारी हड्डियों के जोड़ों के अंदर होने वाले दर्द से है। फुफ्फुस विकृति का संबंध हमारे फेफड़ों से संबंधित रोगों से है और समृद्धि ह्रास का संबंध याद ना रख सकने की शक्ति से है। तो इन हृदय रोग, वात रक्त, फुफ्फुस विकृति और समृद्धि ह्रास में च्यवनप्राश बहुत ही लाभकारी औषधि है। इसके बाद आगे लिखा है, बालक, वृद्ध, स्त्री के समस्त रोगों में हितावे है। रसायन रूप में सेवन करने से चेहरे पर कांति, इंद्रियों में बल वृद्धि एवं नव यौवन झलकने लगता है। इसका अर्थ ये है कि च्यवनप्राश अवलेह बच्चों, बूढ़ों और स्त्रियों के समस्त प्रकार के रोगों में लाभकारी है। च्यवनप्राश अवलेह का रसायन रूप में प्रयोग करने पर चेहरे पर कांति आती है, इंद्रियों में बल बढ़ जाता है और इससे शरीर का बल बढ़ा हुआ महसूस होता है। इसी के साथ इस वीडियो का विषय यहीं पर समाप्त होता है। इस वीडियो में हम आयुर्वेद की बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि वासा अवलेह के बारे में जानेंगे। इसमें हम वासा अवलेह के घटक द्रव्य, निर्माण विधि, अनुपान, सेवनीय मात्रा और उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे। तो वासा अवलेह से संबंधित इन सभी विषयों को अच्छे से जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वासा अवलेह औषधि की व्याख्या में यहाँ पर सबसे पहले घटक द्रव्यों का हेडिंग लिखा है। घटक द्रव्य को इंग्लिश में इंग्रेडिएंट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर घटक द्रव्यों की सूची में घटक द्रव्यों के नाम मात्रा के साथ दिए गए हैं, जिसमें वासा स्वरस या वासा क्वाथ की मात्रा 1 प्रस्थ या 768 ग्राम है। सफेद खांड या चीनी की मात्रा 1 मानिका या 384 ग्राम है। बड़ी पिपली की मात्रा 2 पल या 96 ग्राम है। गौघृत अर्थात गाय के घी की मात्रा 2 पल या 96 ग्राम है। सबसे अंत में शहद की मात्रा 8 पल अर्थात 384 ग्राम लिखी गई है। वासा अवलेह के घटक द्रव्यों के बाद अगला हेडिंग वासा अवलेह की निर्माण विधि का दिया गया है, जिसमें लिखा है, सर्वप्रथम पिपली का वस्त्रपूत चूर्ण कर ले। वासा स्वरस 1 प्रस्थ लेकर कलई किए ताम्र के भगोने में डालकर चूल्हे पर गर्म करते हैं। यथोक्त परिमाण में चीनी डालकर 2 तार की चाशनी तैयार करते हैं। फिर गौघृत डालकर अच्छी तरह मिश्रित कर पात्र को चूल्हे से नीचे उतार लेते हैं। कुछ ठंडा होने पर पिपली चूर्ण का
प्रक्षेप डालते हैं। बिल्कुल ठंडा होने पर शहद मिला करके सुरक्षित रख लेते हैं। तो वासा अवले निर्माण विधि की व्याख्या के अनुसार सबसे पहले पिपली का वस्त्रपूत यानी कि सुपरफाइन चूर्ण किया जाता है। इसके बाद निश्चित मात्रा में वासा स्वरस को लेकर तांबे के बर्तन में डालकर चूल्हे पर गर्म करने के लिए रख दिया जाता है। साथ में निश्चित मात्रा में चीनी को डाला जाता है। वासा स्वरस और चीनी को मिलाते हुए गर्म करते वक्त 2 तार की चाशनी तैयार कर लेते हैं। जब इस मिश्रण की 2 तार की चाशनी बन जाती है तो फिर गौकृत को डालकर अच्छी तरह मिलाकर मिक्स कर लिया जाता है। इसके बाद बर्तन को चूल्हे से नीचे उतार लिया जाता है। इस मिश्रण के कुछ ठंडा होने पर अर्थात हल्का गर्म रहने पर पिपली चूर्ण का बनाया हुआ प्रक्षेप इसमें डालकर मिक्स किया जाता है। इसके बाद जब यह मिश्रण बिल्कुल ठंडा हो जाए तब इसमें शहद मिलाया जाता है। शहद के अच्छी तरह मिक्स हो जाने के बाद इस बनी हुई औषधि को डिब्बों में बंद करके सुरक्षित रख लिया जाता है। तो इस प्रकार से वासा अवले का निर्माण किया जाता है। निर्माण विधि के बाद अगला हेडिंग सेवनीय मात्रा अर्थात डोज का दिया गया है, जिसके अनुसार वासा अवले की सामान्य मात्रा 1 तोला अर्थात 12 ग्राम लिखी गई है। इसके अलावा वासा अवले की मात्रा रोगी के रोग के अनुसार भी तय की जाती है। सेवनीय मात्रा के बाद अगला हेडिंग अनुपान का दिया गया है, जिसके अनुसार वासा अवले का सेवन गाय के दूध, गर्म जल, गौजीवा आदि क्वाथ के साथ किया जा सकता है। इसके बाद अगला हेडिंग वासा अवले के उपयोग का लिखा है, जिसके अनुसार वासा अवले का प्रयोग श्वास रोग अर्थात अस्थमा, कास अर्थात खांसी, राज्यक्षमा अर्थात ट्यूबरक्लोसिस, पार्श्वशूल, हृदय शूल आदि रोगों में लाभदायक होता है। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो का विषय यहीं पर समाप्त होता है। इस वीडियो में हम आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय चूर्ण कल्पना के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम चूर्ण कल्पना का परिचय, चूर्ण कल्पना के भेद, इसकी सेवनीय मात्रा, प्रक्षेप, अनुपान और उपयोग के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर चूर्ण कल्पना की व्याख्या में सबसे पहले लिखा है, चिकित्सा अंतर्गत औषधि द्रव्यों को इमाम दस्ते में कूट पीस कर अथवा डिसिंटीग्रेटर मशीन द्वारा चूर्ण बनाकर उपयोग में लाया जाता है। लेकिन चूर्ण का निर्माण किस तरह करना चाहिए, उसकी सेवनीय मात्रा एवं अनुपान का ज्ञान होना आवश्यक है। इस व्याख्या के अनुसार चिकित्सा के लिए औषधि द्रव्यों को इमाम दस्ते में कूट पीस कर चूर्ण तैयार किया जाता है और इसके अलावा आजकल आधुनिक रूप से डिसिंटीग्रेटर मशीन के द्वारा बड़ी मात्रा में और ज़्यादा तेजी के साथ चूर्ण को बनाकर उपयोग में लाया जाता है। तो इस प्रकार से चूर्ण बनाने की विधि सामान्य रूप से सभी जानते हैं, मगर फिर भी चूर्ण की निर्माण विधि, सेवनीय मात्रा और अनुपान का संपूर्ण ज्ञान होना अति आवश्यक है। इसके बाद लिखा है कि आचार्य वाग्भट ने चूर्ण को
कल्क कल्पना का ही एक भेद माना है। इसके बाद अगला हेडिंग चूर्ण निर्माण अर्थ द्रव्य ग्रहण का लिखा है, जिसके अनुसार चूर्ण बनाने के लिए औषधि को धूप में अच्छी तरह सुखा लेना चाहिए, क्योंकि नमी रहने पर वस्त्रपूत चूर्ण नहीं हो पाता है। साथ ही फफूंद लगने का भी भय रहता है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर किसी औषधि का चूर्ण बनाना है तो उस औषधि को पहले अच्छी तरह से धूप में सुखा लिया जाता है। अगर औषधि अच्छे से सूखी नहीं होगी तो उस औषधि के अंदर नमी अर्थात मॉइस्चर रह जाएगा, जिसके कारण से इस औषधि का वस्त्रपूत चूर्ण नहीं हो पाएगा। इस प्रकार की औषधि से बनाए गए चूर्ण को फफूंद या फंगस लगने का भी भय रहता है। इसके बाद व्याख्या में आगे लिखा है, शोषक द्रव्य यदि मोटा है तो पहले उसके छोटे छोटे टुकड़े करें, अन्यथा पल्वलाइजर, माइक्रो पल्वलाइजर, डिसेंटीग्रेटर आदि मशीनों से संलक्षण चूर्ण बनाकर सुरक्षित रख लेते हैं। तो इस प्रकार से मोटे द्रव्यों का चूर्ण बनाने के लिए सबसे पहले इन द्रव्यों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है, फिर इनका चूर्ण बनाया जाता है। इसके अलावा पल्वलाइजर आदि आधुनिक मशीनों का प्रयोग करके भी वस्त्रपूत चूर्ण का निर्माण किया जा सकता है। इसके बाद अगला हेडिंग चूर्ण भेद का लिखा है, जिसके अनुसार संहिताओं में दो तरह के चूर्ण बनाने का उल्लेख है, जिन्हें रज एवं क्षोध नाम से कहा गया है। जिसमें रज का अर्थ है संलक्षण चूर्ण, इसे इंग्लिश में सुपर फाइन पाउडर के नाम से लिखा गया है, और शोध का अर्थ स्थूल चूर्ण होता है, जिसको इंग्लिश में कोर्स पाउडर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आगे लिखा है कि आधुनिक विज्ञान में मुख्यतः कोर्स पाउडर, फाइन पाउडर एवं सुपर फाइन पाउडर बनाने का उल्लेख है। इस प्रकार से आधुनिक विज्ञान में चूर्ण के 3 प्रकार के भेद बतलाए हैं। इसके बाद अगला हेडिंग चूर्ण की सेवनीय मात्रा का है, जिसके अनुसार आचार्य शार्ंगधर ने चूर्ण की मात्रा 1 कश या 1 तोला अर्थात 12 ग्राम बतलाई है, परंतु चूर्ण की सामान्य मात्रा 3 से 6 ग्राम है। इसके बाद अगला हेडिंग चूर्ण में प्रक्षेप का लिखा गया है, जिसमें लिखा है चूर्ण में यदि गुड़ मिलाना हो तब समान मात्रा में, शर्करा द्विगुनी मात्रा में और शुद्ध हींग को उतना मिलाना चाहिए जितने में उत्क्लेद या मिचली ना हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर चूर्ण कल्पना में 3 प्रकार के प्रक्षेप द्रव्य, जिसमें गुड़, शर्करा अर्थात शक्कर और हींग को मिलाने के बारे में लिखा गया है। इस व्याख्या के अनुसार प्रक्षेप के रूप में गुड़ की मात्रा चूर्ण की मात्रा के बराबर होती है। अगर चूर्ण की मात्रा 10 ग्राम है तो प्रक्षेप के रूप में गुड़ की मात्रा भी 10 ग्राम ही होगी। इसके बाद अगर शक्कर को चूर्ण में प्रक्षेप के रूप में मिलाया जाता है तो शक्कर की मात्रा चूर्ण की मात्रा से 2 गुनी होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर चूर्ण की मात्रा 10 ग्राम है तो शक्कर की मात्रा 20 ग्राम होनी चाहिए। इसके बाद
अगर शुद्ध हींग को चूर्ण में प्रक्षेप के रूप में मिलाया जाता है तो उसकी मात्रा रोगी के रोग के अनुसार तय की जाती है कि इतनी मात्रा में हींग को मिलाया जाए कि जिससे रोगी के रोग के ऊपर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े और रोगी के ऊपर किसी प्रकार से मिचली या उत्क्लेद का लक्षण ना पैदा हो। चूर्ण कल्पना में प्रक्षेप के बाद अगला हेडिंग अनुपान का लिखा है, जिसके अनुसार चूर्ण को यदि शहद, घृत आदि के साथ चाटना हो तब उसे चूर्ण में द्विगुनी मात्रा में मिलावें। पीने के लिए द्रव्य 4 गुना लेना चाहिए। इस व्याख्या के अनुसार अगर चूर्ण को शहद या घी के साथ मिलाकर चाटना हो तो शहद या घृत की मात्रा चूर्ण से 2 गुना होनी चाहिए। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर चूर्ण की मात्रा 10 ग्राम है तो शहद या घृत की मात्रा 20 ग्राम ली जाएगी। इसके बाद अगर पीने के लिए किसी द्रव्य अर्थात स्वरस, क्वाथ आदि का सेवन किया जाए तो चूर्ण की मात्रा के अनुसार इस द्रव्य की मात्रा 4 गुना होगी। इसका अर्थ ये हुआ अगर चूर्ण की मात्रा 10 ग्राम है तो द्रव्य की मात्रा 40 ग्राम होगी। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो का विषय यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार के आयुर्वेद से संबंधित वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।